प्यारे विद्यार्थियों, कॉलेज के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब तक कि रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं हो जाती, हम अपने कोर्स को ऑनलाइन माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और उसी के क्रम में BSc थर्ड ईयर का जो पेपर सेकंड है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसको हम आज से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लिंक भेजा जाएगा, आप इस कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लगातार वीडियो देखते रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पेपर है उसका नाम पहले उसको समझ लेते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसको अगर हिंदी में कहें तो पादप कार्यिकी एवं जैव रसायन। तो पहले हमें इन दो शब्दों को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पादप कार्यिकी, प्लांट फिजियोलॉजी। हालांकि कक्षा 12वीं में आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। एक पादप कोशिका में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, उनके अध्ययन को हम पादप कार्यिकी में शामिल करते हैं। और क्योंकि इसका सबसे पहला अध्ययन किया था स्टीफन हेल्स ने, इसीलिए स्टीफन हेल्स को पादप कार्यिकी का पितामह कहा जाता है। द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स। तो ये तो हमने परिभाषा देख ली कि कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं के अध्ययन को हम पादप कार्यिकी कहते हैं। लेकिन वो जैविक क्रियाएं कौन कौन सी है? तो हमने कोशिका विज्ञान में पढ़ा है कि एक कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, संरचनाएं होती है, उन सब के अलग अलग काम होते हैं और वो सभी मिलकर पादप की जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में पादप कार्यिकी में पौधे की कौन कौन सी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पौधों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, जल का अवशोषण, आयनों का अवशोषण, एक पादप में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है, क्या प्रभाव होता है, उन सब का अध्ययन हम पादप कार्यिकी में करते हैं। दूसरी जो हमारी शाखा है इस पेपर में, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। तो हम सभी जानते हैं कि जीवन का जो आधार है, मूल रूप से बायोलॉजी का जो आधार है, वो बायोकेमिस्ट्री में छुपा हुआ है। यानी हमारे कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती है, उनकी प्रकृति जैव रासायनिक होती है। और जैव रासायनिक प्रक्रियाएं क्या होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसमें या तो छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, या कोई बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट जाया करता है, और उस प्रक्रियाओं को हम सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म या पादप उपापचय कहते हैं। इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे जब हम जैव रसायन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी, और उसमें भी हमारी जो पहली यूनिट है उससे हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारी पहली जो यूनिट है वो किसके बारे में है। चलिए तो टॉपिक वाइज हम शुरू करते हैं। हमारी जो पहली यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या कभी कभी आपने पुस्तकों में एक और नाम पढ़ा होगा, कोशिका कला। तो यहां पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि कोशिका झिल्ली का अध्ययन करना वैसे तो कोशिका विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन हम पादप कार्यिकी में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक पादप कोशिका में जितने भी पदार्थों का आवागमन होता है, जो अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, उसका कंट्रोल कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। चाहे वो आयन हो या किसी कार्बनिक पदार्थ में विलेय अणु हो, जल में विलेय अणु हो, उन सब का आवागमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। तो हमारा जो पहला मॉडल
पहला जो टॉपिक है वो यही है कि डिफरेंट मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए जो विभिन्न मॉडल दिए गए हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, और परीक्षा में प्रतिवर्ष कोई न कोई एक मॉडल अवश्य पूछा जाता है। तो हम ये मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें आगे कोशिका झिल्ली की संरचना को क्लियर करने के पश्चात कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है उसके बारे में हमको समझना होगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज कोशिका झिल्ली की संरचना के विभिन्न मॉडल। तो ओवरटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इस प्लाज्मा झिल्ली को पहचाना और उन्होंने ये पाया कि प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जो कार्बनिक पदार्थ में विलेय अणु है वो तो आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जल में जो विलेय अणु है वो आसानी से नहीं जा सकते। तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि कोशिका की ये जो परत है वो कहीं न कहीं जल विरोधी है, हाइड्रोफोबिक है, जल विलेय अणु इसमें आसानी से नहीं जाते। फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी और आधुनिक तकनीकों का विकास हुआ, अब हम प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के बारे में डिटेल रूप से जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले 1953 में दो वैज्ञानिक हुए, डेनियली और डावसन। उन्होंने प्रथम बार प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक सरल मॉडल दिया और उनके मॉडल का नाम है सैंडविच मॉडल। चलिए, अब ये सैंडविच मॉडल क्या है उसको हम समझ लेते हैं। डेनियली और डावसन ने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली मूलतः प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। उन्होंने बताया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। उन्होंने अपने मॉडल में बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड के अणु होते हैं जो इस तरह से आमने सामने जमे हुए होते हैं और इनके बाहर की ओर प्रोटीन की परत का आवरण होता है। तो ये सिंपल मॉडल उन्होंने दिया। ये जो आप देख रहे हैं वो प्रोटीन है जो बाहरी सरफेस भी है और इनर सरफेस भी है, और बीच में ये जो आप देख रहे हैं द्विपरत दिख रही है, बायलेयर दिख रही है, ये बायलेयर है फॉस्फोलिपिड की। आपने लिपिड के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग प्रकार के लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो प्लाज्मा झिल्ली का ये खास हिस्सा है फॉस्फोलिपिड। अब इस फॉस्फोलिपिड के अणु की क्या विशेषता है? इसमें आप दो सिरे देख रहे हैं, एक तो ये इसका हेड है, सिर, और दूसरा ये इसकी टेल है। तो इसका जो हेड वाला सिरा है वो जल रागी होता है, यानी जल के अणुओं से जुड़ने या बांधने की इसमें क्षमता होती है, जबकि इसकी जो पूंछ वाला सिरा है वो जल विरागी होता है, यानी जल के अणुओं को वो प्रतिकर्षित करता है। यानी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को हम देखें तो इसका जो बाहरी भाग है वो तो जल रागी होता है, जबकि इसका जो मध्य वाला भाग है वो जल विरागी होता है, यानी जल के अणुओं को वो प्रतिकर्षित करता है। तो सैंडविच मॉडल, ये नाम क्यों दिया गया यहाँ पर ये क्लियर करते हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा सैंडविच में दो परतें होती है और उसके बीच में मटेरियल भरा होता है, तो सेम यहाँ पर भी प्रोटीन के दो आवरण हैं और उसके बीच में लिपिड की एक द्विपरत पाई जाती है। इसके कारण इसका नाम दिया गया है सैंडविच मॉडल, जो डेनियल और डावसन ने दिया था 1953 में। लेकिन इस मॉडल में कई कमियां थी और इसको सुधार करके 1959 में एक नया मॉडल आया जिसको कहते हैं मिसेलर मॉडल।
मिसेलर मॉडल। तो मिसेलर मॉडल क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। एक बात आप नोट कर लें कि हम जितने भी मॉडल पढ़ने वाले हैं उन सब में मूल संरचना रासायनिक रूप से वही है कि इसमें प्रोटीन की 2 परतें हैं और उसके बीच में फास्फोलिपिड के अणु द्विपरत के रूप में जमे हुए हैं। तो मिसेलर मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली में फास्फोलिपिड होता है, लेकिन वो परत रूप में न होकर गोलाकार अणुओं के रूप में होता है, और इन गोलाकार अणुओं को हम कहते हैं मिसेली। ये जो संरचना है गोलाकार, उसको मिसेली कहते हैं। इसमें भी वही कि इसका जो सिर वाला सिरा है जल रागी, वो बाहर की तरफ, और इसके पूंछ वाला सिरा है जिसको जल विरागी कहते हैं, वो भीतर की तरफ होता है। और इसके चारों तरफ प्रोटीन के अणु होते हैं। तो इस तरह की संरचना मिसेलर मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड के अणु गोलाकार क्रम में जुड़कर एक मिसेली संरचना बनाते हैं और उसके चारों ओर प्रोटीन के परत का आवरण होता है। लेकिन जब एडवांस तकनीकियों का विकास हुआ और डिटेल पता चला, तब कहीं ना कहीं इस मॉडल में खामी पाई गई। तो ये मॉडल भी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने में असफल रहा। उसके बाद जो मॉडल आया वो है रॉबर्टसन का इकाई मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई झिल्ली मॉडल। तो पहले तो ये किसने दिया था, ये रॉबर्टसन ने दिया था। अब इकाई झिल्ली मॉडल पहले क्या है उसको हम समझ लेते हैं। इसके अनुसार भी प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड के अणु मध्य वाली परत में जमे हुए होते हैं और प्रोटीन के अणुओं की परत इसके बाहर की तरफ होती है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये मॉडल डेनियली और डॉब्सन ने दिया था, तो फिर यहाँ हम अलग रूप से चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। है मॉडल सैंडविच मॉडल ही, बीच में फास्फोलिपिड की परत होती है और बाहर की तरफ प्रोटीन का आवरण होता है। लेकिन रॉबर्टसन ने क्या कहा, इसमें एक शब्द जोड़ा, इकाई झिल्ली। रॉबर्टसन ने यह बताया कि चाहे कोशिका झिल्ली हो या किसी कोशिकांग की झिल्ली हो, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, उनके बाहर भी झिल्लियाँ होती है। इन सभी झिल्लियों को सामूहिक रूप से कहते हैं बायोमेम्ब्रेन, जैविक झिल्लियाँ। तो रॉबर्टसन ने बताया कि जितने प्रकार की झिल्लियाँ कोशिका और कोशिकांग में पाई जाती है, उन सब की संरचना एक जैसी होती है और वो ऐसी होती है, इसीलिए इसको कहा इकाई मॉडल। ये एक इकाई है, यूनिट है, जो सभी जैव झिल्लियों में पाई जाती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड की परत मध्य में होती है और प्रोटीन की परत बाहर की तरफ होती है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, जो वास्तव में सही लागू भी होता है। सभी प्रकार की बायोमेम्ब्रेन में ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को ये मॉडल भी नहीं समझा पाया, और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर बाद में 2 साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को समझाया और उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं लिक्विड मोज़ेक मॉडल। इसको हिंदी में कहते हैं तरल किरमिर नमूना, लिक्विड या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल किरमिर नमूना या मॉडल। यह मॉडल दिया गया था सिंगर एवं निकोलसन।
सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा ये मॉडल दिया गया था। तो ये नाम क्यों दिया गया, ये शब्द क्या है किरमिर, उसको भी हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि ये मॉडल है क्या। आप नाम उतार लीजिएगा, तरल किरमिर नमूना या लिक्विड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वैज्ञानिकों के नाम है सिंगर एवं निकोलसन। अब इस चित्र को आप बनाइएगा भी सही, मैं समझ दूंगा आपको, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर आता है कि प्लाज्मा झिल्ली के तरल किरमिर नमूना मॉडल को आप सचित्र समझाइए, और ये वास्तविक रूप से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल को। चलिए, तो इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली मूल रूप से फॉस्फोलिपिड के 2 परतों की बनी होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड के अणु आमने सामने की ओर व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि हमने पूर्व मॉडलों में देखा था। पहली बात, फॉस्फोलिपिड के द्विपरत की ये बनी होती है। अब इसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन गौर करिएगा, अब तक हमने जो मॉडल देखे थे उसमें बताया था कि प्रोटीन की परत बाहर की तरफ और भीतर की तरफ होती है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग बताया। इन्होंने कहा कि प्रोटीन होता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं होता। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो या तो इस प्लाज्मा झिल्ली की परत के बीच में धसे हुए होते हैं, और कुछ प्रोटीन जो है वो इसकी परिधि या सरफेस पर पाए जाते हैं। एक तो जो भीतर धसे हुए हैं, और दूसरे वो जो परिधि पर पाए जाते हैं। इन प्रोटीनों के नाम हैं, इनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन, और इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक या परिधीय प्रोटीन। ये परिधीय हो गए, ये आंतरिक हो गए, और ये फॉस्फोलिपिड की द्विपरत है ही, जिसमें हमारा ये सिरा तो जल रागी है और ये सिरा जल विरागी है या हाइड्रोफोबिक है। और क्योंकि आपने शब्द भी सुना होगा कि अगर दोनों तरह की प्रकृति एक ही अणु में पाई जाए तो ऐसे अणु को एम्फीपैथिक या उभयधर्मी कहते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के अणु दोहरी प्रकृति रखते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के। तो प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक समाकलित जो लिपिड की परतों के बीच में पाए जाते हैं, और परिधि पर भी पाए जाते हैं। अब एक खास बात, ये नाम भी कहाँ से आया तरल, वो अब हम समझेंगे। इन्होंने बताया कि ये जो संरचना है वो एक रिजिड नहीं है, ठोस नहीं है, ये लगभग अर्ध तरल है, अर्ध ठोस है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो इस तरह की है जैसे मान लीजिए आप ये लिपिड की 2 परतें हैं फॉस्फोलिपिड की, तो ये इस तरह से मूवमेंट कर सकती है, इस तरह की प्रकृति होती है। और ऐसी प्रकृति क्यों है, ये लचीलापन क्यों है, ताकि इसके आर पार पदार्थों का, अणुओं का, आयनों का परिवहन हो सके। अगर ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ठोस स्ट्रक्चर होती, तो इसके आर पार कोई परिवहन नहीं हो पाता। तो हालांकि प्लाज्मा झिल्ली जो जंतु कोशिकाओं में होती है और पादप कोशिकाओं में होती है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जंतु कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जो इसकी रिजिडिटी को बढ़ाता है, लेकिन अभी हम एक प्रारूपिक संरचना देख रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है। तो तरल शब्द इसलिए आया क्योंकि ये जो लिपिड की बाइलेयर है वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे अर्ध तरल अवस्था में होती है। आप ये जो अणु देख रहे हैं वो ऑसिलेशन कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, या कभी फ्लिप फ्लॉप इस तरह से भी हो सकता है। हालांकि ये बहुत कम केस में होता है, लेकिन ये अपनी पोजीशन भी बदल सकते हैं। और क्योंकि इस लिपिड के प्रोटीन के अणुओं के बीच में ये प्रोटीन के अणु धसे हुए हैं, और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें माइक्रोस्कोप से तो ये धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, चितकबरापन दिखाई देता है। और इसी चितकबरेपन के लिए शब्द आया है किरमिर, इंग्लिश में जिसको कहते हैं मोज़ेक।
जैसे आपने देखा होगा भुट्टे में अलग अलग रंग के दाने दिखाई देते हैं, या अगर आपने गाय या कुत्ते की त्वचा को देखा होगा तो उसमें अलग अलग कलर के पैटर्न दिखाई देते हैं, जिसको हम चितकबरापन कहते हैं। तो इन प्रोटीनों के कारण ये संरचना भी चितकबरी दिखाई देती है, इसलिए इसको कहा है तरल किरमिर नमूना। तो ये सर्वाधिक मान्य मॉडल है और ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। अब कभी कभार क्या होता है कि ये जो बाहरी प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन, उन पर शर्करा के अणुओं की या पॉलीसेकेराइड की बनी हुई चेन भी पाई जाती है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स, इनका काम क्या होता है हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये शर्करा के श्रृंखलाएं भी पाई जा सकती हैं। तो ये है सिंगर और निकोलसन का तरल किरमिर नमूना मॉडल, जो सर्वाधिक मान्य है। चलिए, अब तक हमने जो चर्चा की वो प्लाज्मा झिल्ली के विभिन्न मॉडल्स के बारे में चर्चा की है, जिसमें डेनियल डामसन का सैंडविच मॉडल हो गया, रॉबर्टसन का यूनिट मॉडल हो गया, मिसेलर मॉडल हो गया, और इसके बाद तरल किरमिर नमूना मॉडल हो गया। अब इन मॉडलों को समझने के बाद हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या है। तो कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपने कोशिका विज्ञान में पढ़ा है तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जो कोशिका है उसके दो भाग हैं। एक तो है जीवित पार्ट, लिविंग, और दूसरा है नॉन लिविंग, मृत भाग। तो अगर हम, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पादप कोशिका की बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो नॉन लिविंग पार्ट है उसको कहते हैं हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति, और जो लिविंग पार्ट है उसके लिए शब्द काम में आता है जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, उसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है हमारी कोशिका झिल्ली, जिसको हमने कहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा आता है केंद्रक, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और उन दोनों के बीच में जो आता है द्रव, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस। चलिए, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखी थी। तो अगर हम एक पादप कोशिका की बात करें तो ये बाहरी आवरण हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और ये भीतर का आवरण हो गया जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा है। अब इसका कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य तो ये कि ये कोशिका द्रव्य का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, और ये इसके अंदर जाने वाले और बाहर निकलने वाले जो अणु हैं या आयन हैं उनका ये कंट्रोल करता है, नियमन करता है। अब यहाँ पर एक मैं शब्द काम में लेना चाहूँगा कि हमारी जो कोशिका झिल्ली है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। अब चयनात्मक शब्द क्या होता है? सेलेक्टिव। इसका मतलब यह है कि प्लाज्मा झिल्ली के आर पार हर कोई अणु या आयन नहीं जा सकता। जो कोशिका के लिए आवश्यक है वही अंदर जाते हैं, और जो अनावश्यक है वही बाहर जाते हैं। तो इस प्रकार की ये जो प्रकृति है सेलेक्ट करने की कि किसको हम अंदर लें और बाहर भेजें, ये जो प्रकृति है उसको कहते हैं चयनात्मक पारगम्य प्रकृति। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है कि ये केवल एक सुरक्षात्मक आवरण नहीं है, ये आवरण ये तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और इसको हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, जिसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरह के होते हैं। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का परिवहन कैसे होता है ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन मुख्य ये जो कार्य है कि पदार्थों का परिवहन कोशिका के आर पार जो करता है उसका नियमन वो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। अब कोशिका झिल्ली के द्वारा जो पदार्थों का आर पार जो परिवहन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है।
एक तो होता है, हम पढ़ रहे हैं परिवहन। परिवहन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय परिवहन। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैसिव और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले पढ़ लेते हैं पैसिव, निष्क्रिय परिवहन क्या होता है। निष्क्रिय परिवहन वो होता है जिसमें कोशिका झिल्ली के आर पार किसी अणु या आयन को जाने के लिए किसी भी प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये परिवहन सरल प्रक्रियाएं जैसे विसरण है, परासरण है, उसके द्वारा हो जाता है। लेकिन सक्रिय परिवहन वो है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पदार्थों का या अणुओं का आवागमन होता है, वो ऊर्जा की सहायता से होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के पंप होते हैं, चैनल होते हैं प्रोटीन के, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सरल शब्दों में ये कि निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का परिवहन इन दो विधियों के द्वारा होता है। चलिए, अभी आज हमने इतना पढ़ा कि कोशिका झिल्ली के अलग मॉडल कौन से हैं और उसके आधार आर पार पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। अब आगे हमें परिवहन के डिटेल में नहीं जाना है, आगे हमें ये पढ़ना है कि ये जो परिवहन होता है मुख्य रूप से अणुओं का, आयनों का और जल का, वो किस तरह से होता है। पादप कोशिकाओं का जल से क्या संबंध है, जल के भीतर प्रवेश करने के क्या तरीके हैं, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अलग अलग शब्द आपने 12वीं में भी सुने होंगे, विसरण है, परासरण है या विसरण दाब न्यूनता है, डीपीडी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक तो मोबाइल में क्योंकि फाइल से इसकी लिमिटेशन होती है, अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, इसीलिए हम आज आधे घंटे के वीडियो के रूप में इसको इतना ही ले रहे हैं। आगे अगर हम सेटिंग कर पाए मैनुअल तो शायद हम इसको 1 घंटे तक की क्लास के रूप में बढ़ाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप इसको कंटिन्यू करिएगा और कॉलेज के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।